तो यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस मोटर। क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो इसकी जो स्पीड है वो होती है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, तो इसलिए इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो कंपैरिजन होता है वो किससे करते हैं हम? यहाँ पे ट्रांसफार्मर से। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक। तो उसी तरह से ये हमारी इंडक्शन मोटर होती है और इंडक्शन मोटर में यहाँ पे ये स्टेटर होता है और यहाँ पे ये रोटर होता है, ठीक। तो इसके स्टेटर में हम यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको हम यहाँ पे थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। उसी तरह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को अप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो जो स्टेटर है ये कहलाता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। अब यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो यहाँ पर भी स्टेटर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा, ठीक। ट्रांसफार्मर में हम यूज करते हैं हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस पाथ। जबकि यहां पे ये क्या है? एयर गैप है। तो ये जो एयर गैप है ये है हाई रिलक्टेंस पाथ। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे रिलक्टेंस में आ गया कि ट्रांसफार्मर में होता है लो रिलक्टेंस पाथ फ्लक्स की फ्लो करने के लिए, और यहाँ पे फ्लक्स के लिए होता है हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक पाथ होता है ना, ये मैग्नेटिक पाथ है। दूसरा देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगी, तो रोटर वाइंडिंग में क्या करेगी? ये ईएमएफ इंड्यूस करेगी ना, रोटर को काटेगी, तो उसमें क्या करेगी? ईएमएफ इंड्यूस करेगी। तो रोटर में यहाँ पे क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। और इसका जो रोटर है वो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है, और उस रोटर में क्या सर्कुलेट होती है? यहाँ पे करंट सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके रोटर में करंट सर्कुलेट होती है, ठीक उसी तरह से कि यदि हम यहाँ पे इसकी सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें तो इसमें भी क्या होगी? करंट सर्कुलेट होगी, इसमें भी क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो जो रोटर वाइंडिंग है इस रोटर वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? कि ये सेकेंडरी है। तो रोटर जो है इसको बोलेंगे ये सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, बट ये सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को क्या कर दिया हमने? यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो ये जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसी हो गई? एक ट्रांसफॉर्मर के समान है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है, वो फ्री टू रोटेट है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे ये कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडक्शन मोटर है ये इंडक्शन मोटर, ठीक, का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो एक तो इसमें आपका भी बताया था क्या होता है? स्टेटर। अब स्टेटर में क्या करोगे आप? कोर का यूज करोगे, तो ये क्या हो जाएगी? स्टेटर की कोर हो जाएगी, ठीक। तो स्टेटर का जो फ्रेम होता है वो किसका बनाते हो आप? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का स्टेटर का फ्रेम बना होता है। इसके अंदर में जो ये कोर है स्टेटर कोर, ये किसकी बनी होती है? तो लैमिनेटेड कोर ऑफ सिलिकॉन स्टील है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसमें क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा और एडी करंट लॉस भी होगा, दोनों लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक। दूसरा इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा स्लॉट्स बनाते हैं, तो सेमी क्लोज स्लॉट्स बनाते हैं।
तो सेमी क्लोज स्लॉट्स जो हैं वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एयर गैप में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप में रखने के लिए इस प्रकार से हम यहाँ पे सेमी क्लोज स्लॉट्स बनाते हैं। और इनमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, जो कि फिक्स्ड नंबर ऑफ पोल के लिए करते हैं। ठीक, तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक, ये हम कैसे करते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ पोल के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर पोल की जो संख्या है वो क्या करती है, सिंक्रोनस स्पीड को डिटरमाइन करती है। पोल की संख्या डिक्रीज होने पर सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो 2 पोल्स के लिए जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3000 आरपीएम फॉर 50 हर्ट्ज। ठीक है, 60 हर्ट्ज के लिए 36,000 हो जाएगी, तो सॉरी 3600 हो जाएगी। तो 50 हर्ट्ज के लिए कितनी होती है, 3000 आरपीएम इसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है। यदि पोल इंक्रीज होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जो स्टेटर वाइंडिंग है हम ये स्टार कनेक्टेड कर सकते हैं या फिर हम डेल्टा कनेक्टेड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी स्टेटर वाइंडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, और इसको जब हम 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रोटर में क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और रोटर में करंट सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका एयर गैप होगा। तो एयर गैप जो है वो हम इसमें कितना रखते हैं, स्मॉल एयर गैप। तो स्मॉल एयर गैप, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.3 mm टू 1.5 mm ये होती है। ठीक, तो स्मॉल एयर गैप रखते हैं यहाँ पे और इसको 3 फेज वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है। अब जो रोटर होता है ना, इसमें रोटर मेन है, रोटर कैसा होता है। ठीक, तो रोटर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो रोटर कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के मेनली टाइप्स ऑफ रोटर जो हैं, मेनली 2 टाइप्स के हैं। एक है स्क्विरल केज रोटर और दूसरा होता है फेज वाउंड रोटर। तो फेज वाउंड रोटर को ही क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं उसको। तो जो स्क्विरल केज रोटर होता है, ये स्क्विरल केज रोटर हम क्यों यूज करते हैं, तो जैसे देखेंगे कि ये हमारा, ऐसे बना देते हैं इसको, कि ये हमारा स्क्विरल केज रोटर है, ऐसा समझने के लिए कि ये आयरन की कोर लेंगे और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का ये सेकंड एंड है और यहाँ पे की लॉक लगाते हैं जिससे कोर एक पोजीशन पे फिक्स्ड रहे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा स्क्यू स्लॉट्स बनाएंगे और इस प्रकार से स्क्यू स्लॉट्स बनाएंगे पूरे रोटर की सरफेस पर। और इसमें क्या करेंगे, कॉपर या एल्यूमिनियम के थिक कॉपर कंडक्टर को यहाँ पे रख देंगे। तो थिक कॉपर कंडक्टर, मोटे कॉपर कंडक्टर या बार को रखना है, बार यानी छड़, छड़ के समान, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे स्क्यू स्लॉट्स और यूज करेंगे थिक कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर और बार। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, बोथ एंड से, दोनों सिरों से कॉपर की एंड रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट करते हैं। तो इस तरह से कॉपर की एंड रिंग से इसको शॉर्ट कर दिए, तो इसको बोलेंगे कॉपर एंड रिंग। तो इस प्रकार से जो रोटर वाइंडिंग है कैसी बन गई है, कि हमने क्या किया है, इस प्रकार से रोटर में ऐसा कंडक्टर को रख दिया और बोथ एंड से ऐसा रिंग लगा दी और रिंग के द्वारा इनको क्या कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया। तो केज के समान, पिंजरे के समान बन गया ये, है ना। तो इसलिए इसको स्क्विरल केज रोटर यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रोटर कोर है और कंडक्टर है इसके बीच में नो इंसुलेशन, तो नो इंसुलेशन, नो इंसुलेशन बिटवीन कोर एंड कंडक्टर।
तो रोटर कोर एंड कंडक्टर के बिटवीन इंसुलेशन को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो स्क्विरल की जो रोटर है इसको यहाँ पे हम बनाते हैं। तो रोटर वाइंडिंग कैसी होती है? शॉर्ट सर्किटेड होती है। शॉर्ट सर्किट होना जरूरी है। यदि ओपन सर्किट होगी रोटर वाइंडिंग तो मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछेगा कि जो स्क्यू स्लॉट्स है, स्क्यू स्लॉट्स का यूज हम क्यों करते हैं? तो स्क्यू स्लॉट्स क्यों यूज करते हैं? तो स्क्यू स्लॉट्स जो होता है ये क्या करता है? जो मैग्नेटिक लॉकिंग या फॉगिंग है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। मैग्नेटिक लॉकिंग और फॉगिंग। तो यदि हम देखते हैं कि जो स्टेटर है और रोटर है इनके जो टीथ होते हैं, ठीक है, यदि एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो इनके बिटवीन जो एयर गैप है वो कैसा हो जाता है? स्मॉल एयर गैप हो जाता है। तो यहाँ का जो रिलक्टेंस है वो क्या होगा? लो होगा। ठीक, और आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि अपने को क्या करता है? लो रिलक्टेंस के पाथ में अरेंज करता है। तो इसलिए स्टेटर और रोटर के टीथ के बिटवीन क्या होता है? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, उसी को कॉगिंग बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए स्क्यू बार का यूज करते हैं। ठीक है, इससे जो वाइब्रेशन है वो रिड्यूस होता है। ठीक, मोटर स्मूथ रन करती है, स्मूथ रन होगा यहाँ पे। और मैग्नेटिक हम जो होता है या मैग्नेटिक हमिंग साउंड जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक हमिंग साउंड है ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ये इसकी यहाँ पे एडवांटेज होती है। तो इसलिए स्क्यू रोटर स्लॉट्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। ठीक, अब इसके बाद में जो फेज वाउंड रोटर है या स्लिप रिंग रोटर है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें कैसी वाइंडिंग है? शुरू से ही शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग है। और क्या किए? थिक कॉपर कंडक्टर या बार का यूज किए हैं। तो इसके कारण इसके रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? लो। ठीक, और इसका जो रिएक्टेंस होता है वो कैसा होता है? हाई। जिसके कारण इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है, स्टार्टिंग करंट होती है वो हाई होती है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। तो जहाँ पे लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहीं पे इसको यूज करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो फिर क्या करेंगे? इसको तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर फेज वाउंड रोटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा रोटर है फेज वाउंड रोटर, इसमें क्या करते हैं? कि स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट का यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके ऊपर में यहाँ पे लगा देंगे कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश स्टेशनरी होते हैं, ब्रश होल्डर में रखते हैं। और ये स्लाइडर है, इसके थ्रू इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और ये जो तीनों हैं ये हैं यहाँ पे स्लिप रिंग होती है। तो इस प्रकार से एक अरेंजमेंट बनाएंगे। अब इसका जो रोटर होता है इसके रोटर में हम क्या करेंगे? 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ही करेंगे। और तीनों वाइंडिंग के जो एंड होंगे, है ना, तीनों फेज के जो एंड होंगे एक एक स्लिप रिंग से इंटरनली कनेक्ट होंगे। और इसका स्टेटर है ये, और इसके स्टेटर को हम क्या करते हैं? 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जो स्लिप रिंग किसी भी मशीन में बनाएंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की 3 स्लिप रिंग्स का यहाँ पे यूज करेंगे। और ये यहाँ पे कार्बन ब्रश है, और ये है स्टार रियोस्टेट। यहाँ पे एक इस तरह से लीवर यूज कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या कंपलसरी है? तो कंपलसरी ये है
कि यहाँ पर जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर में हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, और वो 3 फेज वाइंडिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ पोल के लिए करते हैं। जैसे कि 3 फेज वाइंडिंग हमने की है यहाँ पे 4 पोल के लिए, तो यदि 4 पोल की वाइंडिंग है स्टेटर में, तो रोटर में भी हम वाइंडिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या होनी चाहिए। यदि स्टेटर में हम 8 पोल की वाइंडिंग कर रहे हैं, तो रोटर में भी क्या होनी चाहिए, यानी स्टेटर और रोटर के पोल की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं। स्क्विरल केज में ऐसा नहीं होता है। स्क्विरल केज में हम वाइंडिंग करते हैं क्या, नहीं, कंडक्टर को रख के क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पे स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्टेटर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग, तो रोटर में सेल्फ उतने ही पोल डेवलप कर देता है जितने कि स्टेटर के पोल होते हैं। तो जो सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, रोटर में करंट सर्कुलेट होती है, तो रोटर में उतने ही पोल डेवलप हो जाते हैं जितने कि स्टेटर के पोल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमको वाइंडिंग करते समय ध्यान रखना है कि रोटर वाइंडिंग के जो पोल होंगे वो स्टेटर वाइंडिंग के पोल के इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज मोटर वर्क नहीं करेगी। ठीक, अब स्टार्टिंग के समय हम क्या करेंगे, इस स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट के थ्रू रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो रोटर सर्किट में केवल स्टार्टिंग के समय में ही रेजिस्टेंस को ऐड करना है। ठीक, तो इससे क्या होगा, मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मोटर क्या करेगी, अब यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक, मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगी, इसका जो पावर फैक्टर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सभी एडवांटेज आपको मिलेगी यदि आप क्या करते हो, यहाँ पे रोटर सर्किट में स्टार्टिंग के समय रेजिस्टेंस को ऐड करते हो। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस को क्या करोगे, कम करते जाओगे, और फिर लास्ट में पूरे रेजिस्टेंस को रिमूव कर दोगे, और पूरे रेजिस्टेंस को रिमूव करके, ठीक, पूरे रेजिस्टेंस को रिमूव करके इसके रोटर को क्या करोगे, इस कॉलर के द्वारा यहाँ पे ऐसा शॉर्ट कर दोगे। तो रनिंग कंडीशन में इसका रोटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस को यूज नहीं करना है, रोटर में रिमूव कर देना है, नहीं तो मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसलिए, ठीक है, वाइंडिंग और कोर के बीच में क्या यूज करेंगे, इंसुलेशन। तो यहाँ पे इंसुलेशन यूज करेंगे। ठीक है, इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग एंड कोर। तो वाइंडिंग और कोर के बीच में यहाँ पे इंसुलेशन यूज करना है। ठीक, तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे किसका यूज करेंगे, फेज वाउंड रोटर का, और जहाँ पर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए, है ना, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, स्क्विरल केज का यूज करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये रोटर हमने पढ़े। अब यहाँ पे जो स्टेटर है, स्टेटर क्या करता है, स्टेटर जो है वो क्या करता है, तो स्टेटर जो है सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेज कितने चाहिए टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फेज required to produce revolving या synchronously revolving magnetic field। ठीक, तो कितने फेज चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 फेज। तो यदि हमारे पास में 2 फेज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो स्टेटर में जो वाइंडिंग करेंगे वो वाइंडिंग मिनिमम 2 फेज वाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि हम स्टेटर में 2 फेज वाइंडिंग कर रहे हैं और स्टेटर में हम 3 फेज वाइंडिंग कर रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो 2 फेज वाइंडिंग में भी जो फ्लक्स होगा वो सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, जिसको कि हम इस फार्मूले से उसकी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। 3 फेज में भी सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होगा,
जिसको कि इस फार्मूले से हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों में ही हम यहाँ पे सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों में ही हम यहाँ पे सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है ना, सॉरी स्पीड तो हो गई, कौन मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू φm होती है, मैक्सिमम फ्लक्स होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है इज इक्वल टू φm, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है कांस्टेंट, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 3/2 φm, या बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ φm, यानी मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 टाइम्स, और ये मैक्सिमम फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक, और ये हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये ऑलवेज होती है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये याद है सबको। इसके बाद में यहाँ पे जो ये हमारी इंडक्शन मोटर है ये वर्क कैसे करती है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो यदि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में यहाँ पे देखेंगे कि ये मोटर जो है ये वर्क यहाँ पे कैसे करती है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि इसका स्टेटर है और ये इसका यहाँ पे रोटर है। तो स्टेटर में हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग, और उसको हम यहाँ पे 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वो क्या करती है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो स्टेटर वाइंडिंग जो है, ठीक है, स्पेस में या एयर गैप में क्या कर रही है, रोटर के अराउंड सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है, ns 120 f/p। तो ये स्टेटर के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्पीड है। ठीक, अब रोटर अभी कैसा है, तो रोटर जो है स्टेशनरी है, तो एक हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है और दूसरा रुका हुआ है, स्टेशनरी है। तो इन दोनों के बिटवीन जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है, सिंक्रोनस फ्लक्स एंड रोटर, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है इस कंडीशन में जब वो स्टेशनरी है, तो ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जब रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होती है तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स है बहुत तेजी से इसको काटते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो रोटर कंडक्टर में क्या होगा, अभी d∅dt जो रेट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके कारण रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अभी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और हमारा रोटर कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड रोटर है। तो यदि हमारा रोटर शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, तो इसमें फिर करंट को तो सर्कुलेट होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रोटर में करंट सर्कुलेट होती है क्योंकि रोटर की ईएमएफ है, रोटर का इंपेडेंस है, तो रोटर में क्या सर्कुलेट होती है, करंट। ठीक, अब ये जो करंट होती है ये क्या करती है, रोटर में उतने ही मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट कर देती है जितने की स्टेटर के पोल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या सेटअप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट ने क्या कर दिया, रोटर का एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया। ठीक, तो लेंज लॉ के अनुसार यहाँ पे ये जो करंट है क्या बोलेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रही है वो क्या करेगा, अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का अपोज करेगा। इसके इंड्यूस्ड होने का कॉज क्या है, इन दोनों के बिटवीन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होने के कारण d∅dt रेट मैक्सिमम है, ईएमएफ मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। ठीक, तो अपोजिशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रोटर क्या करता है, अपोजिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिससे इन दोनों की रिलेटिव स्पीड अप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रोटर जो है फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट करना लगता है और फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो कैच नहीं कर पाता है। तो सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है,
रोटर स्पीड। तो इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड। और स्लिप स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में स्लिप स्पीड को एक्सप्रेस यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, रोटर की स्पीड हमेशा कम होगी। दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, स्लिप स्पीड होगा। यदि रोटर फ्लक्स को कैच कर लेगा तो क्या होगा, यदि रोटर फ्लक्स को कैच कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। तो रोटर में डी पाई बाई डी टी रेट जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो यदि बोलेगा कि रोटर जो है उसको कैच कर लेगा तो क्या होगा, रोटर में टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क डेवलप फिर वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके रोटर की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होनी चाहिए, तभी रोटर टॉर्क डेवलप कर पाएगा। ठीक, यदि बोलेगा कि इसके रोटर वाइंडिंग को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, रोटर में करंट सर्कुलेट नहीं होगी, और रोटर में करंट सर्कुलेट नहीं होगी तो फिर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए इसकी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होना जरूरी है। ठीक, तो समझ में आया। तो यहाँ पे इस मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या इसके रोटर का रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो हम किससे फाइंड करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या फाइंड करोगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। इस रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसका डायरेक्शन किससे फाइंड करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये राइट हैंड रूल से आप इसको फाइंड। ठीक, तो हमारी मोटर क्या हो चुकी है, अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो जब मोटर स्टार्ट हो चुकी है तो रोटर की स्पीड क्या है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड है, और दोनों की स्पीड का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, स्लिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड, और उसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे होती है स्लिप। तो स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप को हम किसे नोट करते हैं, एस। ठीक, तो ये जो स्लिप है इसका क्या मतलब होता है, तो स्लिप जो है इसका मतलब क्या है, तो जैसे हमने देखा कि ये क्या है, एन एस माइनस एन आर, तो इसको क्या बोले, स्लिप स्पीड। तो जो स्लिप स्पीड है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में एक्सप्रेस किए हैं, इस स्लिप स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, स्लिप। तो स्लिप जो होती है, ठीक है, स्लिप स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, कि सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में जो स्लिप स्पीड है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है। आई बात समझ में, स्लिप स्पीड को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। तो जो स्लिप स्पीड है यही क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड या है ना, रिलेटिव आप कब भी निकालते हो, कैसे निकालते हो, डिफरेंस, यदि सेम डायरेक्शन तो डिफरेंस, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करते हो। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड स्लिप स्पीड दोनों एक ही होते हैं। तो स्लिप समझ में आया, तो स्लिप क्या है, स्लिप स्पीड इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तो उसको स्लिप बोलते हैं। अब ये स्लिप है, यदि इस स्लिप को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, ये परसेंटेज स्लिप बन जाएगी। तो अब स्लिप को लिखेंगे परसेंटेज स्लिप। ठीक, तो जब हमने स्लिप को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो परसेंटेज स्लिप को स्लिप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो बोलेगा कि इफ परसेंटेज स्लिप इज 4% देन स्लिप विल बी, तो क्या लिखेंगे, तो 4% डिवाइडेड बाई 100, तो क्या लिखोगे, 0.0। ठीक, तो यदि आपको परसेंटेज स्लिप है और उसको स्लिप में कन्वर्ट करना है तो वापस क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो यदि हमको इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हैं रोटर स्पीड, और वो होती है सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस स्लिप। तो यहाँ पे जो स्लिप रखेंगे वो स्लिप कौन सी होगी, ये वाली स्लिप होगी एस। तो इस स्लिप को यहाँ पे रखना है, ना कि परसेंटेज स्लिप। ठीक है, तो इस स्लिप को आप यहाँ पे रख करके रोटर स्पीड को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे यदि देखें कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इस इंडक्शन मोटर में स्लिप की वैल्यू किसकी होती है और वो किस पे डिपेंड यहाँ पे करती है। तो यदि हमारी मोटर है नो लोड पे, तो एट नो लोड
तो जो परसेंटेज स्लिप होती है ये लगभग होती है 2 to 3%, ठीक है, और लेस भी हो सकती है। तो नो लोड की कंडीशन में जो स्लिप है वो 2 to 3% या कम हो सकती है, ठीक। लेकिन जब हम लोड इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या होगी, इंक्रीज होगी। नो लोड पे इतनी स्लिप रहेगी। इसके बाद में जो स्लिप होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लोड। इसके बाद में जब भी लोड इंक्रीज होगा तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। अब यदि स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इन दोनों का डिफरेंस घटेगा, तो फिर मोटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यदि स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मोटर की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आया? ठीक है ना। तो जब भी स्लिप इंक्रीज होगी तो रोटर की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यदि बोलेगा कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन है ना स्टेशनरी कंडीशन, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रोटर की स्पीड होती है, ये रोटर की स्पीड क्या होती है, 0। तो यदि 0 रख दोगे तो NS/NS तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप होती है 1 और रोटर की स्पीड होती है यहाँ पे 0। दूसरा देखेंगे एट सिंक्रोनस स्पीड, एट सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0, बिकॉज NR इज इक्वल टू क्या होगा, NS। तो सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है, तो हमने तो बोला कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड रोटेट करता है, लेकिन इसकी स्पीड बराबर कैसे हो सकती है, तो किसी अदर फोर्स के कारण, ठीक है, किसी एक्सटर्नल रीजन के कारण। यदि रोटर की स्पीड क्या हो जाए, इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो जाए, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक। दूसरा यदि बोलेगा कि स्लिप की वैल्यू जो है नेगेटिव कब होती है, तो जब मोटर जो है एज अ इंडक्शन जनरेटर वर्क करती है, ठीक है। तो जब मोटर एक्ट एज एन इंडक्शन जनरेटर, तो मोटर जब एक इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करती है तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे निगेटिव हो जाती है। तो स्लिप की वैल्यू निगेटिव हो जाती है क्योंकि रोटर की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो जब इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करेगी तो रोटर की स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होगी और स्लिप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। रोटर की स्पीड ज़्यादा है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्लिप है इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है, ठीक। अब मोटरिंग एक्शन होता है, एक होता है मोटरिंग एक्शन, इंडक्शन मोटर का मोटरिंग एक्शन। तो मोटरिंग एक्शन में स्लिप की रेंज क्या होती है, तो स्लिप की रेंज जो होती है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होती है। दूसरा जनरेटिंग एक्शन में, जनरेटिंग एक्शन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, तो जनरेटिंग एक्शन में स्लिप की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है बट ग्रेटर देन -1 होती है। दूसरा होता है ब्रेकिंग एक्शन, है ना, इसमें हम ब्रेक भी अप्लाई करते हैं, जैसे डीसी मोटर में ब्रेक अप्लाई करते हैं ना मोटर को रोकने के लिए, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेकिंग के समय में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, तो ब्रेकिंग कंडीशन में स्लिप की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ब्रेकिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मोटरिंग में ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और जनरेटिंग एक्शन में ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0 होती है, ठीक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। इसके बाद में जो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है वो आपको याद रखनी है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट किस पर डिपेंड करती है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिलेटिव स्पीड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये? रिलेटिव स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव स्पीड यानी क्या हो गया? स्लिप स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड यानी स्लिप स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो स्लिप क्या है यहाँ पे? 1। तो 1 है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा, इन रनिंग कंडीशन, तो रनिंग कंडीशन में रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, यदि स्लिप जो है वो है हमारी 4%, 4% यानी परसेंट स्लिप 4% है, यानी स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0.04। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है आपकी, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.04 इंटू 50, तो कितनी हो जाएगी ये? 2 हर्ट्ज हो जाएगी, या 2 साइकिल पर सेकंड हो जाएगी। या 2 साइकिल पर सेकंड को क्या बोल सकता है ये? 120, ठीक है, आरपीएम। 120 क्या हो जाएगा? आरपीएम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आरपीएम बोल सकता है। आरपीएम कैसे? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। तो 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 हर्ट्ज। अब साइकिल पर सेकंड को यदि हम किसमें चेंज करेंगे? मिनट पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिनट पर सेकंड में ही क्या कहलाता है वो? ठीक है, मिनट पर साइकिल हो जाएगा, साइकिल पर मिनट हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिखेंगे कि साइकिल पर मिनट, तो यदि एक सेकंड में एक साइकिल है तो एक मिनट में कितना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 साइकिल होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 आया हमारा वहाँ पे, है ना, 2 हर्ट्ज आया, तो 2 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 2 साइकिल पर सेकंड है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60, इतनी साइकिल पर मिनट। तो साइकिल पर मिनट हो गया 120 साइकिल पर मिनट को ही क्या बोलते हैं? 120 रिवॉल्यूशन, हाँ, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और रिवॉल्यूशन पर मिनट को ही क्या बोलते हैं? आरपीएम। ठीक, तो कई बार आपको ऐसे दे देगा आरपीएम में, तो आरपीएम में यदि आपको दिया है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, तो उसको किस में चेंज कर लोगे? साइकिल पर सेकंड में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक, स्लिप फ्रीक्वेंसी आपको, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी मिल गई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, तो क्या निकाल सकते हो? तो स्लिप निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इससे हम स्लिप की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर में जब इसके स्टेटर को हम यहाँ पे 3 फेज वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक, और ये क्या कर रही है? सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, और उसके कारण रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है और उसमें यहाँ पे करंट सर्कुलेट हो रही है। ठीक, तो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है और उसके कारण उसमें क्या हो रही है? करंट सर्कुलेट यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो जो रोटर की करंट है वो भी क्या करेगी? अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है रोटर की स्पीड। ठीक है, रोटर तो अपनी स्पीड पे घूम रहा है, मान लीजिए रोटर अपनी स्पीड पे 960 आरपीएम पे घूम रहा है। ठीक, तो उसी समय उसमें कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट भी फ्लो हो रही है, तो करंट भी क्या कर रही है? 960 आरपीएम पे फ्लो हो रही है, घूम रही है। ठीक, कंडक्टर के साथ साथ, और वो करंट भी कैसी होती है? रोटर करंट भी कैसी होती है? 3 फेज करंट होती है, जिसमें कि 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। तो रोटर की करंट भी क्या करेगी? अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। ठीक, तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रिलेटिव टू रोटर क्या होती है? तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिलेटिव टू रोटर। ठीक,
यानी कि रोटर के सापेक्ष रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, तो ये होती है स्लिप इनटू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड रिलेटिव टू रोटर क्या होती है, स्लिप इनटू सिंक्रोनस स्पीड होती है। यदि बोलेगा स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में, है ना, ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है जहां पे एयर है, एयर गैप है, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रोटर के फील्ड की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, यदि बोलेगा स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो ये भी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। तो रोटर के फील्ड की स्पीड और स्टेटर के फील्ड की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो यदि बोलेगा स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिलेटिव टू स्टेटर फील्ड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिलेटिव टू स्टेटर फील्ड, दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। हाँ, तो याद रखना है रोटर और स्टेटर दोनों के फील्ड की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, और दोनों के फील्ड ही सिंक्रोनस स्पीड में यहाँ पे रोटेट करते हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि उनकी रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। ठीक, अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टेटर में आप वाइंडिंग क्या हुई है, ये स्टेटर वाइंडिंग है ये, और ये रोटर वाइंडिंग है, दोनों कैसी हैं, यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है। ठीक, तो ये स्टेटर है और ये है रोटर है। ठीक, इसमें ये N1 है और इसमें क्या है, ये N2 है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1, जैसा कि हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। ठीक, तो यदि रोटर के पर फेज की ईएमएफ हमको पता है और ये स्टेटर के पर फेज की ईएमएफ है, या फिर आपको अप्लाइड वोल्टेज पता है V1, तो आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी लाइन वोल्टेज निकाल सकते हो। लेकिन जो मोटर वगैरह होती हैं ये लाइन वोल्टेज पे वर्क नहीं करती हैं, ये किस पे वर्क करती हैं, फेज वोल्टेज पे। तो हम इसके एक फेज का कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम एक फेज का कैलकुलेशन करते हैं तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं, वहां पे फेज वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके फेज की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज बाई √3 होगी, स्टार कनेक्शन। तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होता है, E2/E1 होता है। तो आप बोल सकते हो कि E2 की जो वैल्यू होती है वो K टाइम्स ऑफ क्या होती है, E1 होती है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, E1 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू क्या है, V1/√3। तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, E2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रोटर में स्टैंड स्टिल कंडीशन में कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसको हम निकाल सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडक्शन मोटर का पढ़ रहे हो मतलब आप ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ रहे हो। ठीक है, इंडक्शन मोटर की तुलना हम किससे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से। तो ये भी इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसके रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको देखें, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर के पर फेज की ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं, 2 से, क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग कैसी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि E2 क्या है, तो ये है स्टैंड स्टिल ईएमएफ पर फेज। ठीक है, इन रोटर। इसी तरह से जो X2 है ये क्या होगा,
स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस होगा पर फेज इन रोटर। तो ये रोटर में स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस होता है, स्टैंड स्टिल ईएमएफ होती है पर फेज। ठीक, तो नोट कर लिए। ठीक, अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या कि इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स बना सकते हो आप कि यदि आपको दिया है कि आपकी जो मोटर है वो है 3 फेज मोटर है, 4 पोल है उसमें, ठीक है, 3 फेज 4 पोल मोटर है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट जो है वो आपकी दी हुई है 120 आरपीएम दी हुई है, ठीक है, और बोलेगा फाइंड रोटर स्पीड। तो रोटर की स्पीड जो है वो निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो रोटर की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड, और क्या चाहिए, स्लिप चाहिए। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आपको किस में दी है, आरपीएम में। तो स्लिप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दे देगा 50 हर्ट्ज, 3 फेज इतना दे दिया, और दे दिया यहाँ पे 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, सप्लाई इसको दिए हैं। तो 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर को कितनी वोल्टेज अप्लाई की है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो रोटर की स्पीड निकालो। तो यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, स्लिप। तो स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। इसको 120 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, आरपीएस। आरपीएस का मतलब ही होता है साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्स होता है। तो कितना हर्ट्स आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हर्ट्स आएगा, 2 हर्ट्स, 2 हर्ट्स आएगा। तो ये 2 हर्ट्स आपके पास में आ गया। अब इसके बाद में आप क्या निकाल लोगे, स्लिप। तो स्लिप हो जाएगा रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अपॉन, तो 2/50, तो कितना आ जाएगा 0.04। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, एन एस कैलकुलेट कर लोगे, है ना। एन एस इज इक्वल टू क्या होगा, 120 एफ अपॉन पी, तो कितना आएगा 1500। तो 1500 यहाँ पे रख दोगे, और 1 माइनस 0.04 कर लोगे, तो हो जाएगा 1500 इंटू 0.96, या सीधा क्या करोगे 4% लेके माइनस कर दोगे, 60 माइनस कर दो कितना आएगा 1440। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। तो इसे क्वेश्चन मैंने आपको खिलाए हुए हैं क्लास में, है ना। तो क्लास में जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेना, है ना। और एमसीक्यू में भी कराए हैं बहुत सारे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है ना बहुत सारे पेपर जो है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो इसमें से आप यहाँ पे देख लोगे। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो रोटर का टॉर्क होता है, वो रोटर का टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर, तो हम देखते हैं कि इसका जो टॉर्क होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेटर की फ्लक्स पर डिपेंड करता है, रोटर करंट और रोटर के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक। तो फाई एस क्या है, स्टेटर फ्लक्स है, ये स्टेटर फ्लक्स जो क्या है सिंक्रोनस फ्लक्स है, ठीक। आई टू क्या है, ये रोटर करंट है, रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल, और फाई टू जो है ये है रोटर पावर फैक्टर। तो रोटर का ये पावर फैक्टर यहाँ पे होता है, ठीक। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारी मोटर है ये, इस मोटर को हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, इस वोल्टेज के कारण फ्लक्स सेटअप होती है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज। और इस फ्लक्स के कारण रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं कि फाई जो है डायरेक्टली सॉरी ई टू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्लक्स। तो इसलिए फ्लक्स के प्लेस पर क्या रखते हैं, ई टू। तो जो टॉर्क होता है वो होता है ई टू आई टू कॉस फाई टू। तो ये इसका टॉर्क होता है। तो ये बताता है कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर देगा, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करेगा, रोटर की करंट पर डिपेंड करेगा,
दोनों के बिटवीन जो फेज एंगल होगा φ2, इसकी कोसाइन वैल्यू यानी रोटर के पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो जो टॉर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर पावर फैक्टर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो रोटर पावर फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि स्टार्टिंग के समय में पावर फैक्टर की वैल्यू हाई होगी तो टॉर्क हाई होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू पुअर होगी तो टॉर्क भी पुअर होगा। ठीक,